TV9 के मंच पे काफ़ी देर से प्रतीक्षित दीपांकर भट्टाचार्य जी हमारे बीच में है और CPI-ML के ये राष्ट्रीय महासचिव हैं। बिहार की राजनीति में काफ़ी लंबे वक्त से एक्टिव हैं और आज इनसे होंगे सवाल। और सर बहुत बहुत स्वागत है TV9 के मंच पे। सर अभी आप राहुल गांधी के साथ यात्रा में थे, लगातार सुंदर सुंदर तस्वीरें आई और सबने देखी, बहुत सारी तस्वीरें आई, दोस्ती दिखी आपकी। सवाल चूंकि न्यूज़ में है, चर्चे में है, तो हम यही से करेंगे कि कैसी है अभी वो दोस्ती, गठबंधन ठीक ठाक है, स्थिति में है, सीट शेयरिंग पे कुछ बातें आगे बढ़ी हैं आपकी? सर माइक सर, माइक प्लीज। गठबंधन तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर आप 2020 से तुलना करेंगे जी सर, उस समय तो इन वक्त पर जस्ट सीट शेयरिंग हुई थी। इस बार बाकायदा गठबंधन है, ज़मीन पर है, बातें हो रही हैं, हमें लगता है काफ़ी व्यवस्थित है, पहले से बड़ा गठबंधन है। VIP इसमें नई पार्टी है, तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक चल रहा है। सर VIP 60 सीट मांग रही है, आप भी 40 मांग रहे हैं, कांग्रेस को भी 70 चाहिए। अब ये बड़ा मुश्किल है, अगर जो भी राजनीति में रुचि लेते हैं या बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि वो तस्वीर क्या होगी 243 में से, अगर इतना आप क्या RJD का कुछ कम करने का प्लानिंग चल रही है? इसको लगे परेशान मत है, ये 243 है, वो तो 343 तो होगी नहीं। इसी थोड़ा सा ऐड मैं करना चाहूंगा कि एक दिक्कत और आ रही है कि राहुल गांधी से लेते हुए जितनी भी आपके गठबंधन के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं ये लगता है कि तेजस्वी यादव, उनके प्रवक्ता बोलते हैं कि CM फेस तेजस्वी ही हैं, CM फेस तेजस्वी ही हैं, लेकिन इधर से कोई भी नहीं बोलता कि CM फेस तेजस्वी हैं। देखिए, हमने बार बार एक ही बात कही कि इधर से औपचारिक ऐलान ना भी हो तब भी सबको पता है, और उधर लाख बार औपचारिक ऐलान हो जाए कि नीतीश जी हैं, तब भी वो नीतीश जी नहीं है, पर्दे के पीछे कुछ और। आपको क्या पता है दीपांकर जी? बिल्कुल, हमने तो साफ कर दिया, इसमें कोई बात नहीं। हमारे मंच पे तो एक बार आप बताइए कि आपको क्या पता है। नहीं, बिल्कुल, तो पिछले बार भी तेजस्वी थे, इस बार भी हैं। तेजस्वी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है, सबसे बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी है आपकी नजर में, सबसे बड़ी पार्टी, बड़ी पार्टी के नेता। प्रदेश प्रभारी से डायरेक्ट क्वेश्चन किया, ये सीधा सवाल भी रखा कि भाई आप लोग क्यों नहीं, व्हेन ही इज अग्री फॉर राहुल गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, तो फिर तेजस्वी को मुख्यमंत्री कहने में या उम्मीदवार कहने में परेशानी क्या है कांग्रेस को? क्या कांग्रेस कुछ सोच रही है, किस चीज का इंतजार? कांग्रेस का जवाब मैं कैसे दूं? आप दोस्त हैं, गठबंधन में हैं, मित्रता है। बिहार की बात कीजिए ना, कांग्रेस साथ में इतने मित्र आप लोगों को घूमते देखा। बिहार की बात करिए, कांग्रेस की बात छोड़िए। कांग्रेस की बात सर इसलिए भी नहीं छोड़ सकते कि आपके सहयोगी हैं, और एक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कुछ हुई हैं, उन सब में भी ये चीज़ दिक्कत दिखी है। वो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हम मीटिंग करेंगे, उसके बाद तय होगा। मीटिंग कब फाइनल होगा? ये कोई बात नहीं है, चलिए। अच्छा दीपांकर जी, एक चीज़ है, आइडियोलॉजिकल मतलब जो विचारधारा की बात है, अब CPI-ML की विचारधारा हम जानते हैं बरसों से, सालों से किस तरह से रही है। अलग अलग समय में अलग अलग दलों के साथ आप लोगों के कैसे राजनीतिक और विचारधारा के स्तर पर किन बिंदुओं पर मतभेद रहे हैं, वो हमने देखा है। तो कितना कंफर्टेबल ये गठजोड़ है? मतलब एक पार्टी ऐसी जिस पर ये आरोप लगते हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त रही, ये आरोप लगते हैं कि परिवारवादी है, ये आरोप लगते हैं कि जाति विशेष के समीकरण से चलती है। एक पार्टी कांग्रेस जिससे आप लोगों के लंबे समय तक एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहे, और फिर हम एक ही गाड़ी पर सवार तीनों आइडियोलॉजी को साथ में देखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सामने संविधान का सवाल है, वोटर अधिकार का सवाल है, इसलिए इसमें इससे ऊपर तो कोई आइडियोलॉजी है नहीं। देश में 2014 के बाद से जो परिस्थिति पैदा हुई है, ये अभूतपूर्व है। हमारे देश में कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई नेपाल जैसा क्यों नहीं हो जा रहा है, कोई बांग्लादेश जैसा क्यों नहीं हो रहा है। ये नौजवान अभी देखिए जिस तरह से उनके साथ दमन हो रहा है, पूरे 7,500 नौजवानों को नौकरी से निकाल दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ है लोगों में नाराज़गी, विक्षोभ, बावजूद इसके देश में अभी भी डेमोक्रेसी है थोड़ा बहुत, और इसी के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी को रोकना है, बस यही लक्ष्य? नहीं, नरेंद्र मोदी कोई व्यक्ति नहीं है, नरेंद्र मोदी कोई व्यक्ति नहीं है। नरेंद्र मोदी का मुद्दा बिहार चुनाव में आप लोग लेके आए। नहीं, मोदी कोई व्यक्ति से नीतीश कुमार होने चाहिए। नरेंद्र मोदी, देखिए नीतीश कुमार तो है सामने, मोदी जी तो चला रहे हैं सरकार। राहुल गांधी को आप सबको मंच में नीतीश कुमार ने पहली बात, अगर व्यक्ति की बात करें तो ये डबल इंजन की सरकार है। अगर 2014 से पहले तो नरेंद्र मोदी की बात इतना नहीं होती, सुशील मोदी की बात होती। 14 के बाद से अगर बात हो रही है
तो हर जगह नरेंद्र मोदी की ही बात होगी, क्योंकि ऐसी सरकार तो आज तक देश में आई नहीं जिसको सब कुछ चाहिए, पूरे देश की पूरी सत्ता चाहिए, अदानी अंबानी के लिए देश के तमाम संपदा चाहिए। तो इस तरीके की सरकार और इस तरीके का हमला चुनाव से ठीक पहले एसआईआर जैसा एक अभियान आज से कभी किसी चुनाव में कभी हुआ बताइए। तो ऐसी परिस्थिति में, अभूतपूर्व परिस्थिति में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन नीड्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पॉन्स। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी में ही आपको इसको गिनना पड़ेगा कि ऐसी पार्टियां आज एक साथ हैं। लेकिन ये स्थिति थोड़ी विरोधाभासी नहीं है? मतलब एसआईआर का प्रोसेस अपनाया जाता है बिहार में, या इसके बाद कहीं भी अपनाया जाएगा, इसके पहले भी हुआ भाई, उसका एक लक्ष्य है, घोषित लक्ष्य है कि हमें वेरीफाई करना है कौन मतदाता है, कहाँ गड़बड़ी है, क्या नहीं है। दूसरी तरफ वोट चोरी का भी मुद्दा है। अब वोट चोर गद्दी चोर आप लोग नारा लगा रहे हैं भाई, कांग्रेस तो खुलकर ये नारा लगा रही है। अब सवाल ये है कि उसकी रेमेडी भी तो चुनाव आयोग के इन्हीं प्रोसेस से होगी, यही प्रक्रिया होगी कि घर घर जाएं, वेरीफाई करें कौन वोटर है, कौन नहीं है, कहाँ गलत। घर घर जाते वेरीफाई करते तो कोई बात नहीं थी। आपने देखा होगा 3 महीने का एसआईआर अभियान है, बिहार में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, 3 महीने में चुनाव आयोग को 3 बार पीछे हटना पड़ा। ठीक, तो तुगलकी फरमान पहले आया था कि 25 जुलाई या 26 जुलाई तक आपको एन्यूमरेशन फॉर्म भर के देना है, फोटो देना है, डॉक्यूमेंट देना है। जब बिहार से हल्ला शुरू हुआ, 9 जुलाई का चक्का जाम हुआ, तब चुनाव आयोग को बात समझ में आई कि 50% लोग बिल्कुल छूट जाएंगे। तब इन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल फॉर्म भर के दे दीजिए, डॉक्यूमेंट बाद में देना है। अगस्त के महीने में आपने देखा होगा फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब टोका, मजबूर किया चुनाव आयोग को, तब उन्होंने कहा कि ठीक है हम सूची शेयर करेंगे आपके साथ, कितने लोग मारे गए हैं उनके हिसाब से। तो इसके बाद अभी आधार के बारे में अब जाकर के 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही तो रेमेडीज हैं। विपक्ष जो है सवाल उठाए, तो कोर्ट में जाए, इसीलिए हम कह रहे हैं करे, इंस्टीट्यूशन उसमें सुधार करे, इसीलिए फिर भी आपको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। बिल्कुल, ये लोकतंत्र फंक्शन नहीं कर रहा देश में। बिल्कुल, कोर्ट कह रहा है तो उसको माना जा रहा है, आप लोग ध्वनि उठा रहे हैं तो उसको। पहले के लोकतंत्र की बात होती तो एसआईआर जैसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि 75 साल में पहली बार एसआईआर हो रहा है। इससे पहले देश में एसआईआर कभी हुआ नहीं है। आईआर हुआ है, एसएसआर हुआ है। एसआईआर जैसी कोई चीज़ चुनाव आयोग के प्रोटोकॉल में, उनके किताब में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पहली बार बिहार को चुन लिया गया, अब आगे पूरे देश में होने वाला है। पहले जैसी स्थिति होती तो चुनाव आयोग को बात समझ में आती, कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले जैसी स्थिति होती तो कोर्ट ने अगर एक बार इशारा कर दिया कि आधार को मान लेना चाहिए, तो चुनाव आयोग इस तरीके से, जिसको कुछ लोग बिहार के भाषा में कहते हैं थेथरोलॉजी, ये थेथरोलॉजी चुनाव आयोग नहीं करता। वो मान लेता तुरंत कि ठीक है आधार को मान लेना चाहिए। तो पहले ऐसी स्थिति तो बिल्कुल नहीं है। तो डेमोक्रेसी खतरे में है, लेकिन हम लोग लड़ रहे हैं। आयोग पे भी तो आप लोगों के हमले अप्रत्याशित हैं। नहीं, कोई अप्रत्याशित नहीं है। चुनाव आयोग पूरे इंस्टीट्यूशन को एक तरीके से, कोई भी इंस्टीट्यूशन का कोई हमला नहीं कर रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूशन में जो लोग बैठे हैं, वो जो काम कर रहे हैं, वो अगर इंस्टीट्यूशन के गरिमा के मुताबिक नहीं है, वो अगर संविधान के मूल्यों के हिसाब से नहीं है, तो आलोचना होगी। इंस्टीट्यूशन में और इंडिविजुअल में हमेशा फर्क करना चाहिए। इंडिविजुअल की आलोचना होती है, इंस्टीट्यूशन की नहीं। बिहार की राजनीति पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि बिहार में जो आपके गठबंधन की पॉलिटिक्स चल रही है, सीमांचल में देखें तो किस तरीके से, पूर्णिया के क्षेत्र में और उसके आसपास ही जहाँ भी देखें तो अख्तरुल इमान है जो AIMIM उनकी प्रदेश अध्यक्ष है और उनकी पार्टी है, वो लगातार ये मांग कर रही है कि आप लोग अपने गठबंधन उनको शामिल करिए। उनका मांग इस हद तक बढ़ गया कि वो तेजस्वी यादव के घर के सामने प्रदर्शन करने लगे, ढोल लेके पहुंच गए। कुछ बात हुई है, कुछ आप लोगों से भी बात हुई है? तेजस्वी तो कह रहे हैं हमारी कोई बात ही नहीं हुई। देखिए, वो ये सब मुद्दा पॉलिटिक्स में कौन कहाँ आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है बिहार के लाखों नौजवान जिनकी नौकरी में, जिनको निकाल दिया जा रहा है, उनकी भर्ती। किसी गठबंधन में किसी नेता की भर्ती उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है कि बिहार के लाखों लाख जो नौजवान हैं जिनको रोजगार से बाहर किया गया, उनकी ठीक से बहाली हो, बहाली में धांधली ना हो। रोजगार का विषय उठाया, लेकिन रोजगार एक पॉलिटिकल लेगेसी की तरह है बिहार। मतलब पिछली सरकारों ने अगली सरकारों को दिया, अगली सरकारों ने उसको कैरी किया, फिर आगे बढ़ाया। क्या ये आप मानते हैं ये नीतीश कुमार की देन है, या ये समस्या है? वाकई समस्या है। मुझे लगता है कि सरकार, पक्ष विपक्ष दोनों ने एड्रेस किया। भाई तेजस्वी यादव आज विपक्ष में है, तब भी उस बात को कह रहे थे। सत्ता में गए, उनके पास मौका था, तब भी उन्होंने ये बात उठाई कि भाई रोजगार एक इशू है, तब उनसे सवाल होते। मेरा ये कहना है कि ये विषय
आपकी पार्टी के सामने नया तो नहीं है बिहार में। बिल्कुल क्या लेकिन जब तक बेरोजगारी रहेगी तो मुद्दा लोग उठाते रहेंगे, इससे बड़ा कोई मुद्दा है नहीं। उन पार्टियों के लिए भी है जो पहले सत्ता में रही या बीच बीच में रही या भागीदार बन के रही? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये स्ट्रक्चरल इशू है, लंबे समय से चल रहा है। सिर्फ रोजगार का ही सवाल नहीं है, यहाँ बिहार में मजदूरी भी बहुत कम है, जिसके चलते बिहार से इतना ज़्यादा पलायन होता है। तो बिहार में स्थायी रोजगार, सम्मानजनक रोजगार, जीने लायक वेतन, मेरे ख्याल से ये बिहार के नौजवानों के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए बड़ा मुद्दा है। जब तक हल नहीं होगा तब तक लोग लड़ते रहेंगे। एक पार्टी तो है पीके की, वो हल करना चाहते हैं, आप उनके साथ क्यों नहीं है, इधर क्यों है, जिन्होंने ये लेगेसी तैयार की? भाई कांग्रेस ने रूल किया बिहार में, उनके पास आरजेडी ने किया, ये लेगेसी तैयार हुई। अगर उनके पास कोई समाधान होता तो मैं सोचता, वो मुद्दे उठा रहे हैं, कोई समाधान उनके पास नहीं है। देखिए शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य की कोई बात करे और नई शिक्षा नीति के खिलाफ ना बोले, पूरे स्वास्थ्य के बारे में जो इंश्योरेंस बेस्ड पॉलिसी है उसके खिलाफ ना बोले, तो मैं समझता हूँ कि उनके पास कोई समाधान नहीं है। समाधान तो यह है कि बिहार में सरकारी शिक्षा, सरकारी स्वास्थ्य, सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर सरकार की बात करते तब मैं समझता कि हाँ बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि सरकार को करना होगा और ऐसी सरकार चाहिए जो सरकारी जिम्मेदारी उठाए। आपके पास अगर कहें कि समाधान कुछ है तो क्या होगा बिहार के लिए, रोजगार के लिए सबसे अच्छा समाधान? ऐसा हो, एक शॉर्ट में ऐसा हो तो रोजगार मिल सकता है और बढ़िया। क्या सरकारी नौकरी समाधान है या उसके अतिरिक्त तो फैक्ट्रियां ज़्यादा से ज़्यादा हैं या इस टाइप का कुछ प्लान? नहीं, देखिए फैक्ट्री में अगर लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन का हो, अभी हम लोग यात्रा के दौर में उत्तर बिहार में थे, वहाँ पूरे सीमांचल में लोग मक्का और मखाना की बात कर रहे हैं, वही खेती कर रहे हैं, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग बिहार में नहीं है। वो प्रोसेसिंग बिहार में हो, उसके पैकेजिंग बिहार में हो, मार्केटिंग बिहार से हो तो बिहार को मिल सकता है। आप देख लीजिए बिहार में कोई अचानक आपके पास तो झारखंड अलग होने के बाद कहीं आप कोई बिहार में तेल या गैस आपको मिलने वाला नहीं है, आपको कोई खदान मिलने वाला नहीं है, उस तरीके की इंडस्ट्री आपके पास नहीं होगी। लेकिन आपके पास अगर पॉलिसी हो, सरकार अगर हेल्थ और एजुकेशन की जिम्मेदारी ले, तो आपको समझ लीजिए कि बिहार में कितने स्कूल चाहिए, कितने अस्पताल चाहिए, कितने हेल्थ वर्कर चाहिए, कितने आपको एजुकेशन से रिलेटेड वर्कर चाहिए, पब्लिक सर्विस को अगर आप बेहतर बनाएं कितना चाहिए। पॉलिसी की बात की आपने, लेकिन ये जो डबल इंजन की सरकार है, इनका तो दावा यही है कि पॉलिसी पैरालिसिस के युग से हम निकाल कर ले आए हैं और बिहार के लिए भी 20 साल से मैं सर पैरालिसिस का सर एक प्रश्न पूरा कर लूं। चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे हॉस्पिटल एम्स की बात वो कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स बिहार में बने, नए कोशिशें हुई नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो भी हो, और ये दावा भी रहा है कि बिहार को हम आगे ले जाने के लिए बड़े पैकेजेस का ऐलान कर रहे हैं। वंदे भारत अभी पूर्णिया में भी होना है। ये चीज़ें जितनी हुई हैं बिहार में, आपको लगा नहीं अभी तक के इतने समय में बिहार को खींच के इस सरकार ने कहीं पहुंचाया है? नहीं, हमारे हम वहीं खड़े हैं 2005 में। नहीं 5 में नहीं, मैं जहां लालू यादव और उनकी पार्टी ने छोड़ा था। वो पीछे की ओर बीजेपी वाले खड़े रहते हैं, हमेशा पीछे दिखते रहते हैं। मैं बिल्कुल जहां है 2025 में ही पर खड़ा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई विकास में आपने जो गिनाया कि सड़कें बनी, अभी पटना में मैं अभी एयरपोर्ट से आ रहा हूँ, नया टर्मिनल आपको बन गया है। पूर्णिया में एयरपोर्ट लंबे समय से पेंडिंग था, सुनते हैं कि उसका हो जाएगा, हाँ। हमने सुना कि शायद कोई मेट्रो का भी उद्घाटन होने वाला है। ये ताम झाम विकास का एक पूरे चमकने वाला विकास एक है, इंडिया शाइनिंग वाला है, इंडिया शाइनिंग और बिहार शाइनिंग। लेकिन मेरे लिए विकास का जो सबसे बड़ा पैमाना है कि बिहार में रोजगार का क्या है। सरकार जब खुद सर्वे करवाती है और जब पता चलता है कि आपके पास करीब 1 करोड़ परिवार, 94,60,000 या ऐसे कुछ परिवार, जिस पूरे परिवार की कुल आमदनी 6,000 से नीचे, तो आप जो बता रहे हैं कि ये जो पूरा विकास का चिराग जल रहा है, इस चिराग तले जो अंधेरा है तो गरीबी का, बेरोजगारी का, उसकी अगर बात नहीं हम दीपांकर जी घुमा फिरा के रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं और आप उन पार्टियों के साथ है जिनकी लेगेसी बेरोजगारी की रही है। कांग्रेस और उन पे आरोप ही यही लगते हैं कि बिहार में बेरोजगारी। तो भाई यही तो मोदी जी बोल के तो आए थे कि हम 2 करोड़ साल भर में देंगे। 14 से 11 साल हो गया। उनके आइडिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट को शेयर करते हैं क्या? नहीं, आप कह रहे हैं कि भाई 14 साल, 2014 से 11 साल तो मोदी जी के हो गए, नीतीश जी के तो 20 साल हो गए, और आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की बात करेंगे, आरजेडी की बात करेंगे। नहीं, हम करेंगे आप 20 साल पहले की बात क्यों कर रहे हैं?
बिल्कुल आज की जो बेरोजगारी है, इसके लिए तमाम पार्टियों को सोचना पड़ेगा। ये बेरोजगारी आप लोगों ने क्या सोचा, मैं यही तो जानना चाह रहा हूं। हमने तो वही कहा अनसस्टेनेबल है। बिहार की जनता को आप क्या कह रहे हैं कि हम कैसे ठीक करेंगे इसको? बिल्कुल, हमने तो कहा कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, सरकार तमाम पब्लिक सर्विस की जिम्मेदारी ले। आप स्कूल बढ़ाइए, कॉलेज खोलिए, अस्पताल बनाइए, पब्लिक हेल्थ केयर को ठीक करिए, आपके पास हर जगह रोजगार चाहिए। आइडियोलॉजी के लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन का विरोध करते थे। करते ही नहीं। कहाँ से सुन के आया है आप? ठीक है, कहाँ से आपने सुन लिया है साहब? नहीं, ये बातें चर्चे में रहती है। जब फैक्ट्रियों की बात आती है तो कम्युनिस्ट पार्टियों की बात भी आती है। और ये होता है कि जब आप इस तरीके की बात करते हैं तो मेरा ऐसा ही सवाल है कि क्या अब नए युग में लाल सलाम छोड़ के डिजिटल सलाम, इसकी बात क्या आप करना पसंद करेंगे या आपको लगता है कि डिजिटल में भी नहीं, डिजिटल में भी लोग लाल सलामी कर रहे हैं। लाल सलाम करते रहेंगे, डिजिटल में करेंगे, फिजिकल में करेंगे, कल कोई आ जाए उसमें भी करेंगे, कोई बात नहीं है इसमें। लाल सलाम तो एक लोगों के विचार की बात है, कम्युनिस्ट पार्टियों में, प्रगतिशील आंदोलनों में, और भारत की बात नहीं है, दुनिया भर में लोग लाल सलाम करते हैं प्रगतिशील आंदोलन में। राहुल आरजेडी के साथ गठबंधन में है आप। एक कहा जाता है कि जब से मंडल पॉलिटिक्स आई 90 के दशक से, तो ये एक तरीके से कहा जाए कि कम्युनिस्ट की पॉलिटिक्स को कहीं न कहीं खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप भी मजदूर की आवाज उठाते हैं, आप गांव के या किसी गरीबों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, और ये बात समाजवादी पार्टियां जितनी हैं, मंडल जब से आया और आरक्षण डायरेक्ट पहुंचा, तो इसके बाद ये लगा कि इससे आपको बहुत बड़ा झटका लगा। बिल्कुल नहीं, आपकी सीटें कम हुई हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तो हमारी सीट सबसे बड़ी है। अभी 2020 में हुई है। 2020 में 2015 में 3 सीट थी। हाँ, 2010 में 0 भी थी। इसलिए हमने कहा कि चुनाव में तो उतार चढ़ाव रहेगा। बीजेपी के पास 1984 में 2 सीट थी, है ना, फिर 400 पार बोल रहे थे तो 240 पे आ गए, उसमें भी कितने पता नहीं वोट चोरी कितनी शामिल है उसमें। देखिए, सीटों की बात अलग है, अपनी जगह पर है, लेकिन हमें लगता है कि ये जो धारणा है ना कि मंडल कमीशन से वामपंथ को झटका लगा, ये बहुत गलत धारणा है, बहुत ही गलत धारणा है। इस देश में वामपंथ है बराबरी के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जैसे कहा था कि हमने एक वोट की बराबरी दे दी, लेकिन सामाजिक आर्थिक बराबरी चाहिए। तो अगर मंडल कमीशन ने जो गैर बराबरी वाला सिस्टम था देश का, उसको थोड़ा बहुत भी झटका दिया है, उसमें थोड़ा बहुत भी रास्ता खोला है। क्या इकलौता हथियार है इससे? इकलौता बिल्कुल नहीं है। मंडल कमीशन की पूरी रिपोर्ट तो इसी की नहीं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट का तो 1-2 सिफारिशी लागू हुई है। तेजस्वी पूरी रिपोर्ट लेके क्या कह रहे हैं? पूरी रिपोर्ट को आप देखेंगे तो उस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें हैं, भूमि सुधार तक की बात मंडल कमीशन की रिपोर्ट में है। और जहां तक अगर आरक्षण की बात होगी, इसमें भी नीतीश जी और मोदी जी से ही पूछना पड़ेगा कि 65% आरक्षण बिहार में तय हुआ, ये लागू हो जाता अगर पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित होता, इसको 9th शेड्यूल में डाला जाता, तो आज बिहार के नौजवानों को, बिहार के दलितों को, अति पिछड़ी जाति के लोगों को, पिछड़ी जाति के लोगों को, सबको 65% आरक्षण मिलता। तो ये आरक्षण जो मिल सकता था, जो मिलना चाहिए था, वो मिलने नहीं दिया नीतीश जी और मोदी जी ने मिलकर। लेकर कई सारी शंकाएं भी हैं और कई सारे सवाल भी हैं। देखिए, TV9 से बात करते हुए रामभद्राचार्य ने भी इसको एक तरीके से क्रिटिसाइज किया। अब उन्होंने कहा कि जाति नहीं, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, नहीं तो ऐसे तो समाज का एक तरफा, ये सब संविधान के खिलाफ की बातें हैं। आत्महत्या करने पर विवश हो जाएगा। नहीं, वो तो अभी रोजगार की जहां बात करना हो तब आप उल्टी बात कर रहे हैं। रोजगार की बात कर लें। आरक्षण तो सोशियो इकोनॉमिक, सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस पर है, बल्कि ये जो उसमें नहीं था, वो तो संशोधन करके इन्हें EWS किया का रह गया। हाँ। उसका क्या होगा? तो बिल्कुल उसका भूमि सुधार के बगैर होगा नहीं। आरक्षण न मिले, वो आरक्षण तो मिला है, बात सही है। बिहार में क्या ऐसे लोग नहीं है दूसरी जातियों के जिनको आरक्षण तो नहीं है जातिगत, तो मिल गया, गरीब है नहीं, 10% तो मिल गया। वही कह रहा हूं, 10% बहुत 10% तो जितनी लंबे जितनी उनकी जितनी लगभग आबादी है उस हिसाब से मिल गया, बाकी लोगों को नहीं मिला है। मैं कहता हूं कि भाई देश में आरक्षण निश्चित तौर पर एकमात्र हथियार नहीं है, लेकिन अगर कहीं भी आरक्षण अगर नहीं हुआ होता तो आज जो भी हम लोग कहीं देख रहे हैं देश में ब्यूरोक्रेसी में, कहीं आपको शेड्यूल कास्ट के लोग दिखाई देते हैं, तो ST के लोग दिखाई देते हैं, वो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ते, बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ते। तो आरक्षण ने कम से कम एक तो बदलाव किया रिप्रेजेंटेशन के मामले में, लेकिन वो बिल्कुल काफ़ी नहीं है। आरक्षण को मैं मानता हूँ कि सोशल मोबिलिटी का एक टूल है और हमें मोबिलिटी से इक्वालिटी को पॉलिसी में रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, वही पॉलिसी की बढ़ाते जाएं, जातियों को शामिल करते जाएं।
दिल्ली का घेराव तक कर देते हैं लोग आरक्षण के लिए, दिल्ली बंद कर देते हैं। हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग जातियों के समूह के लोग आ जाते हैं और दिल्ली बंद, चक्का जाम कि हमें आरक्षण दो। ऐसी स्थितियां हर 2-4 साल पे कोई ना कोई कास्ट लेकर आता ही है, यानी कि उनको अब पिछड़ा वर्ग में शामिल होना नहीं, हमें है या लगता है कि कास्ट सेंसस जो हम लोगों ने मांग उठाई है, बिहार से एक शुरुआत भी हुई थी, पूरे देश में हो और उसके बाद एक रैशनल पॉलिसी बने, उसमें विस्तार भी हो। और बात आप ठीक कह रहे हैं कि आरक्षण एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है। आपको आरक्षण के बाहर, जैसे हमने कहा, पब्लिक एजुकेशन, तो आरक्षण अनंत काल पब्लिक के लिए भी तो नहीं एजुकेशन हो सकता, होगा। पब्लिक क्या एजुकेशन, लगता है जब तक देश में इतने गैर बराबरी है, इस तरीके की व्यवस्था है, हमसे मत पूछिए। मोहन भागवत ने कह दिया, जो सबसे ज्यादा विरोध करने वाले थे, अभी उन्होंने आरएसएस के लोगों को, आरक्षण विरोधियों को, उनको समझा दिया कि भैया 2000 साल के इस देश में इतना ज़्यादा जातीय भेदभाव रहा है, 200 साल तक इसको मानने के लिए मेंटली तैयार हो जाओ। ये मोहन भागवत ने अपने ही लोगों को समझाया, जो सबसे ज्यादा आरक्षण के सवाल पर तो ये इतने तो मानेंगे सेंसिटिव ना है, कि जो उन्माद पैदा करते जरूरी हैं, मुद्दे हैं आत्मदाह उस पर, कर लेते हैं। तो क्या आप ये एग्री कर रहे हैं कि जरूरी मुद्दों इसीलिए पर आरएसएस भी संज्ञान ले रहा है? इसीलिए हमने कहा कि इसीलिए सवाल जो है, जब आरएसएस भी ले रहा है तो आप लोगों के सवाल का कोई मायने नहीं रह जाता है। अच्छा, मैं इससे एक जुड़ा सवाल, और लोग चर्चा भी करते भी हैं, मैं वो सवाल कर लेता हूं कि आरक्षण की बात चल रही है और तमाम जातियों की बात कर रही है। सीपीआई-एमएल के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो गरीब हैं, दलित हैं, ये सब झंडा उठाते हैं और ब्राह्मण यहाँ पे शीर्ष नेतृत्व में हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ पूरे बिहार में देख लीजिए, दलित गरीब हमारे पार्टी के हर लेवल पर हैं, और कहीं भी कहीं हमारी पार्टी में ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है। इसलिए हम कहेंगे कि हमारी पार्टी में कहीं कोई ब्राह्मणवाद हमारी पार्टी में बिल्कुल उनका नहीं कहना है कि इस आइडिया को जो लोग लीड कर रहे हैं, फेसेस, वो उस नहीं, बिल्कुल नहीं। बिहार देखिए, सेंट्रल कमेटी हमारी देख लीजिए, आपको हर कास्ट के लोग मिल जाएंगे, हर कास्ट के लोग मिल जाएंगे। दीपांकर जी, थोड़ा सा पड़ोस में चलते हैं। नेपाल की स्थिति आपने देखी, आप इसे कैसे ऑब्जर्व करते हैं जो नेपाल में हुआ? नेपोटिज्म, करप्शन और कई सारी चीज़ों को लेकर लोग परेशान हुए और उसके बाद यहाँ तख्ता पलट हुआ। भारत का पड़ोसी है, बिहार का रोटी बेटी का रिश्ता है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि नेपाल स्टेबल रहे। तो आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं, और जो बातें इंडिया में चल रही हैं, जो चर्चा में चल रही है, वो वाकई में रेलिवेंट हैं क्या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, नेपाल में राजशाही को छोड़कर लोग लोकशाही की ओर बढ़े हैं, और शायद जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। भयानक बेरोजगारी है, भयानक पलायन है, भ्रष्टाचार है। जो हुआ, सोशल मीडिया में इतना बड़ा बैन लगा दिया गया, उससे भारी नाराज़गी थी, और उसके बाद एक विस्फोट हुआ। मेरे ख्याल से जो जेन जी का प्रोटेस्ट था, लोगों ने भी कहा कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से करना चाहते थे, कुछ लोग इसमें घुस गए और इतने ज़्यादा आगजनी हिंसा हुई, और वो उनके पॉलिसी में नहीं था। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि नेपाल में जो भी संक्रमण हो, वो बिल्कुल वहाँ राजशाही की वापसी नहीं होनी चाहिए। जो एक संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली थी, वो प्रणाली जारी रहनी चाहिए। सवाल मैंने आपसे और लोगों के नौजवानों के साथ उनके बातें सुनी जानी चाहिए। क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, एक तो वाम दलों को वहां अवसर दिया लोगों ने कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वो सत्ता चलाएं, वो फेल हुए। दूसरा कि चाइना के साथ जो प्रॉक्सिमिटी थी ओली सरकार की या नेपाल की जो करंट रेजिम की, वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो चाइना के साथ नेपाल के रिश्ते, चाइना के साथ भारत के रिश्ते, उस नेचर को आप कैसे देखते हैं, और क्या वाकई चाइना के साथ ये एक थ्रेट है? चाइना के साथ रिश्ते नहीं है। यहाँ सम्राट चौधरी बीजेपी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, उनका मैं वीडियो देख रहा था। वो कह रहा है कि भाई नेपाल जो एक अलग देश है, कांग्रेस ने नेपाल को अलग रखा, नेपाल अगर भारत का हिस्सा होता तब नेपाल में शांति होती, कोई अराजकता नहीं होती। ये कह रहे हैं बिहार के बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, और बिहार और आप नेपाल के बीच में आप कह रहे हैं रोटी बेटी का रिश्ता है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ तो नेपाल को आप एक इंडिपेंडेंट देश की तरह मानने के लिए दिमागी तौर पर तैयार नहीं है। सर्टेन कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, नेहरूवियन टाइम की बात हो रही है कि ये शायद एक प्रपोजल आया था, वहां के राजा ने इस पे चर्चा की थी, उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे थे। लेकिन हमें लगता है कि भारत अगर नेपाल को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, जो हमारे तमाम छोटे छोटे पड़ोसी मुल्क हैं, उनको एक अलग देश के रूप में हम मानेंगे ही नहीं, अगर हमारे मन में बात ये रहेगी इनको सबको भारत का हिस्सा बनना चाहिए था, तब तो स्वाभाविक है लोग, सारे लोग चीन के करीब पहुंच जाएंगे। सब लोग भारत को छोड़ करके चीन से ही दस्ती बनाएंगे, चीन से ही पैसा लेंगे, और चीन के ऊपर निर्भरता बढ़ेगी। चलिए, बिहार का एक सवाल चर्चे में जो रहता है, शराबबंदी। खूब सारे
गाड़ियां आती हैं, हम अक्सर जब खबरें करते हैं तो लगातार पकड़ा जाती है, शराब पकड़ी जाती है गाड़ियों में लदी हुई। क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार का जो निर्णय है शराबबंदी का, ये निर्णय ही गलत है या इसको लागू करवाने का तरीका गलत है? इसमें भी जैसे अमित शाह कहते हैं ना क्रोनोलॉजी, इसमें भी क्रोनोलॉजी देखना चाहिए। नीतीश कुमार पहले शराब पिलाना शुरू किए थे, एक दौर उनका वो भी था। शराबबंदी तो इसलिए करना पड़ा कि गांव-गांव तक शराब बेचना, उस समय उन दिनों उनका तर्क होता था कि शराब बिकेगा तब रेवेन्यू आएगा, तब हम लड़कियों को साइकिल दे पाएंगे। समय समय की बात होती है। अब उन्होंने शराबबंदी कर रहे हैं। हाँ, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि शराब लागू होना चाहिए। नहीं, हम कह रहे कि नीतीश जी के शुरुआती पॉलिसी यही थी। आप अगर देखेंगे 2010-12 तक प्रोलिफरेशन ऑफ लिकर, उस समय प्रोहिबिशन नहीं था, प्रोलिफरेशन उनकी पॉलिसी थी। अब जो पॉलिसी उन्होंने लागू की, ये पॉलिसी मेरे ख्याल से उसको अगर रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो पॉलिसी तो फेल कर गई, पॉलिसी फेल कर गई। आपके व्यू से क्या शराबबंदी सही है? नहीं, हमें लगता है इसका बिल्कुल रिव्यू होना चाहिए, इसका बिल्कुल रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि आप अगर जो भी पॉलिसी लेते हैं उसके आउटकम को आपको देखना होगा। आप पूरे बिहार में जहरीली शराब से मौतें हो रही है, पूरे जेल में लोग वही गिरफ्तार है, शराब की होम डिलीवरी हो रही है, और हर थाना जो है भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। शराब माफिया पर आज तक बिहार में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तमाम बातों को अगर एक जगह पर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको मानना पड़ेगा कि पॉलिसी तो फेल है, उसका रिव्यू करना ही चाहिए। पॉलिसी फेल है ये तो एक बात हो गई, तो आप क्या मानते हैं कि इसको लागू, लेकिन जो बंद है इसको सही तरीके से लागू करना चाहिए और बंद रहना चाहिए? बिल्कुल, हम कहेंगे, हमने कहा कि पॉलिसी का रिव्यू बिल्कुल होना चाहिए, कि पॉलिसी रिव्यू और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी रिव्यू होना चाहिए। चलिए, बिल्कुल। एक सवाल मेरा आपसे ये भी था, ये वामपंथ का जो आइडिया था और जिसको हमने देखा कि देश में एक ज़माने में, मतलब पश्चिम बंगाल हो या फिर देश के दूसरे हिस्सों हो, केरला हो, काफ़ी प्रसार भी हुआ, लेकिन पॉलिटिकली ये श्रिंक हुआ ड्यूरिंग द टाइम। तो वो इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब ये फ्यूचर में ये आइडियोलॉजी इंडियन पॉलिटिकल सेटअप में किस तरह से चलेगी? आप कह रहे हैं कि आंदोलन हम करते हैं, ग्राउंड पे मौजूद हैं, लेकिन लोग ये भी देखते हैं कि आप राजनीतिक तौर पे पहले मजबूत थे, बाद में कमज़ोर हुए, अब मजबूत हो रहे हैं, पहले कमज़ोर थे। लोग इस तरह से भी आपको देखते हैं। नहीं, हमने वो कहा क्योंकि आप चुनाव लड़ते हैं, आप प्रक्रिया में, चुनाव में उतार चढ़ाव रहता है, चुनाव का डायनामिक्स अलग है, लंबा गैप हो रहा है। अब चुनाव के डायनामिक्स अलग है, लेकिन देश में 32 साल बाद भोजपुर बेल्ट में आपको कामयाबी मिली, एक लंबा गैप। ठीक है, आप उसको कामयाबी मानते हैं, हम तो मानते हैं कि अगर हम सेकंड भी होते हैं, कहीं थर्ड भी होते हैं, वो भी कामयाबी है। अब चुनाव जीते तो कामयाबी नहीं, कहेंगे, नहीं, इसे ये जो साधारण भाषा में तो यही कहते हैं। जो जीता वो सिकंदर, वो हमारा नहीं है। हमारे लिए आम आदमी तो इसे ऐसे ही देखेगा, नहीं, कि नहीं, आप लड़े और जीते। नहीं, आम आदमी भी ये नहीं देखते। आम आदमी अपोजिशन को भी देखते हैं। 5,000 10,000 वोट भी होता है, आंदोलन होता है, लोग उस आंदोलन की ताकत को भी देखते हैं। लोग सिर्फ चुनाव के परिणाम को नहीं देखते हैं। अगर चुनाव के परिणाम को जिस दिन हम देखने लगेंगे सिर्फ, तब लोकतंत्र खत्म उसी समय हो जाएगा। क्योंकि देश में लोकतंत्र का मतलब है बोलने की आज़ादी, लड़ने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी। वो आज़ादी खत्म, बस सत्ता में बैठ करके सत्ता के बल पर कोई कुछ कह चुनावी देंगे। प्रक्रिया भी लोकतंत्र का ही हिस्सा है, हिस्सा है, सेपरेट करके कह रहे कैसे हैं कि देखें? हिस्से में उसमें जो जीत रहे हैं वो भी है, जो हार रहे हैं वो भी है, जो लड़ रहे हैं वो भी है। तो चुनावी प्रक्रिया को सीमित मत कर दीजिए कि कौन जीत गया, कौन जीता और कैसे जीता, वो भी सवाल उठ रहा है। इसलिए हमें लगता है कि चुनाव एक निश्चित तौर पर, तो आप लोग चुनाव किस लिए लड़ते हैं? नहीं, हम तो बिल्कुल चुनाव लड़ते हैं, जीतने के लिए या भागीदारी के लिए? नहीं, जीतने के लिए लड़ते हैं, बिल्कुल लड़ते हैं जहां जीत संभव है, लेकिन जीतने के लिए चोरी नहीं करते। जीतने के लिए चोरी बिल्कुल नहीं करेंगे। ये मानते हैं ना सर, अब ये मानते हैं ना कि आजकल के समय में कि अब बंदूक की पॉलिटिक्स अप्रासंगिक है। जो चरमपंथी या कहें कि जो नक्सल है या जो तमाम चीजें हैं, जो विद्रोह होता था, बैलेट ही है और वही असली वो है, और उसी से। चलिए, आपने बैलेट कहा, ईवीएम नहीं कहा, अच्छी बात है। हम भी कह रहे हैं कि बैलेट ही चाहिए, देश में बैलेट की वापसी हो और ईवीएम खत्म हो। देश में बैलेट के आधार पर चुनाव में हम लोग वापस जाएं। ईवीएम में चोरी हो रही है, ये भी आपका आरोप है? बिल्कुल, हमें लगता है कि देखिए, कोई मशीन पर उतना भरोसा आप कर नहीं सकते, और मशीन से भी इम्पोर्टेंट मशीन से भी इम्पोर्टेंट है मशीनरी। जहां मशीनरी पर भरोसा नहीं कर सकते, वहां तो मशीन पर और भरोसा नहीं कर सकते। बैलेट का युग तो ज्यादा टेंटेड रहा है। अभी बीजेपी एक डिस्कोर्स मतलब पब्लिक के सामने रख रही है, वोट चोर का मुद्दा हो, तो कहती है कि भाई एक जमाने में तो बूथ लूट लेते थे और वो बैलेट का युग हुआ करता था। तो उस समय बूथ लूट के खिलाफ भी लोग लड़ के लोगों ने अपना वोट दिया, और रिफॉर्म के तहत ईवीएम आया। नहीं, तो रिफॉर्म के तरफ कोई भी रिफॉर्म हो उसका रिव्यू तो होना चाहिए। अगर ईवीएम आया और ईवीएम पर अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं, देखिए चुनाव में दो चीज़, ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी।
लोगों का भरोसा अगर नहीं है, ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं है कि हमने किसको वोट दिया, वोट किसको मिला नहीं मिला, इसको लेके कोई डाउट होगा, तो चुनाव तो इसके लिए नहीं है। चुनाव कोई टेक्नोलॉजी का खेल नहीं है। चुनाव जनता की बात है। जनता को भरोसा होना चाहिए कि हमने जिनको वोट दिया वोट उन्हीं को मिला। सर, इस बार चुनाव में कितनी सीटों पे आपकी तैयारी पक्की है, ये कुछ आइडिया तो दीजिए। आपके जो फैन या आपके जो नहीं, हमने शुरू हमने कभी किसी को अंधेरे में नहीं रखा। हमने बहुत साफ आइडिया बहुत पहले दे दिया कि बिहार में 243 सीटें हैं, उनमें 2 लेवल पर हमारी तैयारी है। 40-45 सीट है जहां हमारी ठोस तैयारी है, अगर हमें लड़ने के लिए मिलेगा वहां हम लड़ेंगे, और बाकी तमाम जो सीटें हैं वहां भी तैयारी है ताकि इंडिया गठबंधन को निर्णायक चुनाव में बहुमत मिले। पिछली बार से ज़्यादा की में मानेंगे या उतने में भी मान सकते हैं? अब आप लोग जितना देते हैं उसी पर मानेंगे। नहीं, वो तो आप तय करेंगे, आप लोग तय करेंगे। लेकिन अब ये जो यात्रा की आप लोगों ने, आप थके नहीं, आराम नहीं किया, छुट्टी नहीं ली आपने? अरे छुट्टी देते साथियों ने छुट्टी तो ली, कोई बाहर गया, कोई छुट्टी देते कहाँ आप लोग? अभी भागे भागे आए, आ रहे थे एयरपोर्ट से, बार बार फोन आ रहा था कि कहाँ है। ट्रैफिक जाम के लिए भी आप लोग समय नहीं छोड़ते हैं, छुट्टी देते कहाँ है? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि CPI-ML की बात लोगों तक पहुंचे और वो लोग भी जाने कि आप लोग जिस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं वो दरअसल है क्या। रोजगार के लिए हम कई बार जैसे बात करते हैं तो लोग कह के निकल जाते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, लेकिन जब हम देखते हैं तो लगता है कि सरकारी नौकरी कितनी है, बहुत कम है। सारी लड़ाई जो है, जब तेजस्वी यादव भी खड़े होते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमने इतनी नौकरियां बांट दी। ये बात अलग है कि वो जब बांटे थे उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। तो सरकारी नौकरी ही क्यों फोकस लगातार चल रहा है? इसमें दो बात ढर्रे पे ही क्यों? नहीं, 2 बात है। नीतीश कुमार जरूर मुख्यमंत्री थे, लेकिन नीतीश कुमार इससे पहले तो नौकरी नहीं बांट रहे थे। नौकरी हम लोगों ने एजेंडा बनाया, इसी दौर में उनको नौकरी बांटना पड़ा, एक नंबर। दूसरी बात है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज जो कहने की कोशिश हो रही है ना कि पकौड़ा तोलना भी ये भी नौकरी है, रोजगार है। तो जहाँ रोजगार का मतलब ये बता दिया जाएगा कि आप फिक्र मत कीजिए, बेहद असुरक्षित हो, दिन में 18 घंटा काम करिए, 16 घंटा काम करिए, जीने लायक पैसा भी ना मिले, जो आपको मिल रहा है उसी को मान के चलिए। ये जो एक तरह का फैटलिस्टिक एक फिलोसफी में कि आप शायद बेरोजगारी के लिए ही पैदा हुए थे, आपको रोजगार का कोई हक नहीं है, तो उसमें हमें लगता है कि इम्पॉर्टेंट है कि सरकार का काम ये भी है, सरकारी नौकरी भी है, वो सुरक्षित है, जहाँ पेंशन है, जहाँ प्रमोशन है, जहाँ कोई पे स्केल है, तो वो नौकरी बिहार के नौजवानों को फिर से मिलने लगी। मैं समझता हूँ कि वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन निश्चित तौर पर जो पूरी बेरोजगारी अब सरकारी नौकरी देकर समाधान नहीं कर सकते, तो उसमें निश्चित तौर पर आपको व्यापक और रोजगार का प्रबंध करना होगा। लेकिन जो भी रोजगार है उसका सम्मान तो मिलना चाहिए। आप देख लीजिए, जो सर्वे के लिए इन इंजीनियरों को बनाया गया था और उनको ठीक चुनाव से पहले निकाल दिया गया, वो हड़ताल कर रहे थे, लड़ रहे थे। रोजगार का मुद्दा तो आप लोग कंटिन्यूअसली ला रहे हैं। एक सवाल मेरा था कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। शिक्षा नीति इंपॉर्टेंट है कि बिहार में जो भी मुख्यमंत्री बने उनकी शिक्षा नीति ये होनी चाहिए कि पूरे बिहार में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो बिहार को पूरी शिक्षा में, पूरे बिहार को शिक्षा से लैस करने के लिए शिक्षा नीति होनी चाहिए। अभी आपकी एक फैन, इसके पहले उन्होंने हमारी बातचीत हो रही थी, पुष्पम प्रिया चौधरी आई थी, उन्होंने आपका नाम लिया इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि दीपांकर भट्टाचार्य के बारे में कुछ पूछिए, तो लेकिन उन्होंने जो बातें हैं इस बात में तेजस्वी यादव पे डायरेक्ट बोला कि मेरा मानना है और ये होना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के संविधान बनाने से लेते हुए पहला जो भी नीति निर्माता लोग थे, तो सारे लोग अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो ये चीज़ें कैसे बनती। फिर आप लोग कैसे ये कह के निकल जाते हैं कि राजनीति में जो प्रदेश का मुखिया होगा, इतने बड़े पदवी पे होगा, उसके लिए एजुकेशन मायने नहीं रखता है? नहीं, हमारे पास एक डिग्री का सवाल पूछिएगा तो हम तो पहले बात कहेंगे कि कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी ने क्लेम किया कि डिग्री है, डिग्री सही होनी चाहिए, दिखाना चाहिए। नहीं डिग्री दिखाने वाला प्राइम मिनिस्टर बनेगा और चीफ मिनिस्टर के जगह पर आप कहेंगे कि इतना डिग्री होना चाहिए, उतना डिग्री होना चाहिए। मेरे लिए सच कहिए तो ये मायने नहीं रखता। मैं चाहता हूं कि हम तो बंगाल से आते हैं जहाँ रविंद्रनाथ को फॉर्मल एजुकेशन नहीं था। रविंद्रनाथ के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, अपना होम एजुकेशन था, और ऐसा क्यों है कि जब एक विश्व भारती विश्वविद्यालय बनाया। दीपांकर, ये होना चाहिए, आपके पास फॉर्मल एजुकेशन ना हो, ऐसा क्यों है, आप दूसरों के लिए ऐसा क्यों है कि साधारण सवाल की जब हम बात करते हैं तो आप सीधे रविंद्रनाथ टैगोर, जेल जाने की बात होती है तो सीधे गांधी जी, शहीद भगत सिंह,
इसकी तुलना, क्या वाकई में आपको व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि कोई कहता है कि हम जेल जा रहे हैं और शहीद भगत सिंह भी जेल गए थे, हम उन्हीं की तरह हैं, ये सही होगा? ये तुलना क्या सही है? क्यों नहीं है? सही है। नहीं क्यों नहीं भाई? कोई व्यक्ति कोर्ट से किसी करप्शन के आरोप में जेल गया, कोई मॉडल और लेकर के लोग चलते हैं। भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए जेल में गए, ये कैसे तुलना हो सकती है? नहीं बिल्कुल। मतलब मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शकों को समझाइए कि एक व्यक्ति को कोर्ट ने कहा तुम अपराधी हो, तुम्हारी ये सजा है, भारतीय संविधान के अनुसार तुम्हें मौका दिया गया, तुम साबित करने में विफल रहे और तुम्हें इतनी सजा दी जाती है। वो व्यक्ति उठ के कह दे कि हमें जेल जाने में कोई दिक्कत नहीं है, भगत सिंह गांधी जी सब जेल गए थे, तो ठीक है। हमें लगता है कि भगत सिंह को याद करें, गांधी को याद करें, निश्चित तौर पर इस देश में डिफेंस में कह रहा है, याद व्याद नहीं कर रहा है, वो डिफेंस में वो लॉजिक दे रहा है। ठीक है, मतलब इतना मैं बहुत डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि वो इसको डिफेंस का टूल बना रहा है भगत सिंह को। आपने हमारे लिए तो रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र किया, वो इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर ने फॉर्मल नहीं है, लेकिन घर पे किस तरह पढ़ाई की? देश में जेल जो है, बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेल जो है शुड बी नॉर्म, जेल शुड बी एक्सेप्शन। और उस देश में अभी उमर खालिद से लेकर के तमाम नौजवानों को पिछले 5 साल से जेल में बंद है, जेल में सड़ रहे हैं। आपको तो इस पर सोचना चाहिए कि भाई जेल में इतने लोगों को बंद करके क्यों रखा गया। बाकी किसी का कोई अपराध साबित हो जाए तो निश्चित तौर पर खालिद, शर्जील इमाम क्यों बंद है आपको नहीं पता है? हमें तो बिल्कुल पता है कि भाई उनके ऊपर झूठा केस आपने किया, उनको जेल में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन तमाम नौजवानों को जिस तरह के नारे शर्जील इमाम ने लगाए थे, जो देश में शांति की बात करते हैं, वो नारे एक्सेप्टेबल हैं आपको एज एन इंडियन? हम उमर खालिद का पूरा भाषण सुने हैं। उमर खालिद के भाषण में मैंने शर्जील इमाम का भी जिक्र किया, तो शर्जील इमाम का भाषण हमने उतना सुना नहीं है, लेकिन हम करें तमाम लोग जो उस समय वो सुनना चाहिए, नागरिकता कानून संशोधन में उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार है, और इसके लिए अगर किसी को जेल में डाल दिया जाए, उसके लिए तो उन पे आरोप भी नहीं है कि वो उस प्रोटेस्ट में थे इसलिए उनको जेल के अंदर डाला गया। आरोप तो कुछ और ही है उनके ऊपर। नहीं तो जो भी आरोप है, तो अभी तक तो कोई ट्रायल भी नहीं हुआ, कोई भी आरोप को लेकर के ट्रायल भी नहीं हुआ। आपको तो, आप लोग भी नौजवान हैं, आप लोगों को सोचना चाहिए कि भाई 5 साल से आप ही की उम्र के नौजवान हैं, उनको उम्र कैद की सजा मिल रही, उमर खालिद उनका नाम है, और जेल में सड़ रहे हैं। हमें इतने लड़ करके इस देश को आज़ादी मिली, उस दौर में कितने नौजवानों ने शहादत दी। इसके लिए इस देश में किसी का कोई आरोप साबित भी नहीं होगा, कोई ट्रायल भी नहीं होगा, पनिशमेंट ही प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस ही पनिशमेंट हो जाएगा। ये तो मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए बिल्कुल। देश में जो हो रहा है नौजवानों के साथ, ये हमें लगता है आप मानते हैं कि इन दोनों को छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल, इन दोनों को, ऐसे बहुत सारे लोगों को, भीमा कोरेगांव में जिन लोगों का सब लोग, जितने लोग फर्जी मुकदमे में देश में हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनके लिए एक शब्द है प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस। प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस जो है, किसी विचार के लिए किसी को जेल में रखना, वो बिल्कुल गलत है। और फिर वो वापस समाज में आके वही विचार रखते हैं, जिससे तो विचार प्रतिबंधित नहीं है। विचार प्रतिबंध, ये बार-बार कोर्ट ने कहा विचार प्रतिबंधित नहीं है। कोई विचार रखता है तो वो क्या कोई विचार, पहली बात आरोप तो यही है, सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा कोई भी विचार प्रतिबंधित नहीं है। आपका कार्रवाई आप क्या कर रहे हैं, आपका एक्शन क्या है, किसी एक्शन को आप प्रतिबंधित कर सकते हैं। अगर कोई विचार नहीं, माफ कीजिएगा, किसी लोकतंत्र में कल आके कहेगा दीपांकर जी आप ऐसा सोच रहे थे, तो दीपांकर जी आपका चेहरा देख करके कश्मीरी सेपरेटिस्ट का भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो भी तो विचार आप कहेंगे कि दीपांकर जी आपका चेहरा देख करके लग रहा था कि आपके दिमाग में ही बात चल रही थी। तो ये जो हम थोड़ा जॉर्ज ऑरवेल ने 1984 में लिखा, ये थॉटफुल JKLF वालों ने एक विचार के तहत, चलिए बिहार की बात हो रही था, उसमें क्यों कश्मीर में जा रहे हैं? क्योंकि आपने एक बात कही, उस रेफरेंस में मैंने कहा, एक वापस लौटते हैं बिहार के चुनाव की तरफ। अब एक चीज तो बहुत साफ दिखाई दे रही कि आप लोग का गठबंधन हो गया है, सामने एनडीए की टक्कर है। कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि मार्क से थोड़े बहुत इधर उधर रह जाते हैं, तो आप दूसरों को भी लाने की कोशिश करेंगे क्या कि भाई उधर, जैसा आप लोग कहते हैं कि वो तोड़ के ले जाते हैं, तो ऐसा कुछ आइडिया है कि तोड़ के ले जाते हैं? हमें तो चिंता, आप लोग कहते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भी 15 वोट कम मिले, सोचने वाली बात है कि कैसे कम मिले। ओवैसी यही आरोप लगा रहे हैं, ओवैसी यही आरोप लगा रहे थे कि उनके लोगों को भी तोड़ लिया गया। किसने तोड़ा आपको पता नहीं, इसमें सोचने वाली बात है कि क्यों 15 वोट कम मिले। बिल्कुल, ओवैसी के 5 विधायक आरजेडी एक बार में एकदम से साफ कर दिया, और वैसी धरना दे रहे, उनकी पार्टी लगातार धरना दे रही कि अब भाई अब तो गठबंधन कर लो। पिछली बार आपने कहा कि हम गठबंधन नहीं किए, 5 सीट हम जीते, अब कुछ तो करो, अब हमारे विधायक सारे तोड़ लिए, तो उसको गलत मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ओवैसी से क्यों गठबंधन में इसलिए उस पर नहीं बोलना चाहेंगे?
नहीं, हमें लगता है कि देखिए, हमें इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत इस बार मिलेगा। मुझे लगता है कि बिहार में कोई त्रिशंकु विधानसभा जैसी स्थिति नहीं होगी। लोग बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। 20 साल बहुत होता है, कम समय नहीं है। 5 साल, 10 साल, 15 साल बहुत देख लिया गया। अब जो ये सरकार जो है एकदम लोएस्ट पॉइंट पर है, और अब इस बार बदलाव आएगा। ऐसी कोई स्थिति ही नहीं आएगी, ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। एक साफ बहुमत होगा जहां अमित शाह के लिए खेलने के लिए कोई मैदान नहीं मिलेगा। डिप्टी सीएम के लिए कुछ स्पेस है? ये माना जाए कि पहली बार या एक लंबे समय के बाद ये देखा गया, बिहार भी देखेगा कि ठीक है, बिहार का भी मार्क्सवादी जो कम्युनिस्ट पार्टी आपकी पार्टी का भी रहेगा कुछ उसमें प्रतिनिधित्व? मतलब सरकार का हिस्सा बनेंगे क्या? नहीं, सरकार का हमने तो ये कहा है कि ये डिपेंड करेगा। सरकार अगर मान लीजिए हमारे पास एक संख्या हो और अगर हमें मौका मिले, जैसे आपने कहा कि बिहार में शिक्षा, अगर हमारे पास किसी अपने साथी को अगर ये जिम्मेदारी मिले कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार लाया जाए, निश्चित तौर पर ये मौका हमारे लिए अच्छा रहेगा। हम लोग कोशिश करेंगे। अब ये सब परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि भाई चुनाव के बाद कैसी परिस्थिति बनती है, कितने आपके पास संख्या होती है, बाकी लोग क्या सोचते हैं। इसलिए मेरे लिए इससे ज़्यादा तो कहना मुश्किल है। लेकिन गठबंधन में सरकार चलाने का आप लोग का अनुभव? नहीं, गठबंधन में देखिए हमारे पास तो कोई अनुभव नहीं रहा, इसीलिए पूछ रहा था। बिल्कुल हमारे पास अनुभव नहीं रहा। उस समय लोग जब कह रहे थे कि सरकार में जाना चाहिए, जब नीतीश जी आए, मेरे मन में लेकिन आशंका थी कि सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी। बाद में जितने लोग कह रहे थे कि जाना चाहिए, वो सब लोगों ने कहा दीपंकर जी आप लोगों का फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री तो चले गए उधर, उस तरफ सरकार ही नहीं रही। तो इसलिए हमें लगता है कि अगर कोई सरकार बनेगी, संख्या रहेगी, तो निश्चित तौर पर हम लोग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। आप ये मानते हैं ना, आपके या आप जैसे जितने भी जो राजनीतिक जानकार हैं, कि क्या बिहार में संभव नहीं है अकेले सरकार बनाना? क्योंकि मैं देख रहा हूँ, आपसे जब बात कर रहा हूँ तो आप भी समझ रहे होंगे कि कई मुद्दों पे जब मैंने आपसे बात किया, चाहे तेजस्वी पे या आरजेडी के शासनकाल के समय की बात करें, या आपको जो नुकसान हुआ, या जब बात करें कि कांग्रेस के विरोध में आप लोग खड़े हुए या तेजस्वी खड़े हुए, तमाम चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है ना कि समझौता करना पड़ता है हर बार के, क्योंकि गठबंधन में ही रहना, नहीं तो अकेले भी तो एक लड़ाई लड़ सकते हैं। चलिए 10 साल में नहीं आएंगे, 15 साल में नहीं आएंगे, लेकिन आपके मुद्दे अपने होंगे ना। आप कैसे हर बार ये कहेंगे? नहीं, हम लोग तो अकेले ही लड़ते थे। अब जैसे हमने कहा कि 2014 के बाद जब लगा कि देश में ऐसी अभूतपूर्व राजनीतिक परिस्थिति आई, जिस परिस्थिति में हमारा संविधान, हमारी आज़ादी की विरासत, इस देश में तमाम चीज़ें इस समय बिल्कुल खतरे में हैं, तो इस समय एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना पड़ा। आज के दौर को मैं बिल्कुल इसी रूप में देखता हूँ कि जैसे आज़ादी की लड़ाई थी, बिल्कुल आज देश को फिर एक बार आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा, दूसरी आज़ादी कह लीजिए। और आज़ादी के दौर में जिस तरीके से व्यापक उसका फलक था, एक तरफ आरएसएस और हिंदू महासभा वाले थे जो आज़ादी के खिलाफ थे, और दूसरी तरफ देश के तमाम विचारधारा के लोग थे। आज भी बिल्कुल वही स्थिति होगी। एक तरफ वो लोग जो हिंदुस्तान को बिगाड़ना चाहते हैं, इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, इस देश के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो इस संविधान और आज़ादी के मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं। यही आरोप तो बीजेपी के लोग भी लगाते हैं कि संविधान की आप लोग कदर नहीं करते हैं, और देश को वो एक टर्म यूज करते हैं, ब्रेक इंडिया ब्रिगेड। तो वही आरोप तो इधर भी, वो कहते हैं कि हमें देश को विकसित भारत बनाना है, 2047 का हमारा बना रहे हैं ना। बिहार को महाशक्ति बनाना है। 20 साल से सरकार चलाते चलाते 1 करोड़ परिवार को 6000 से नीचे रखा है, और बना रहे हैं विकसित भारत, विकसित बिहार। ये चूंकि आपने राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न पूछा, इसलिए मैंने बोला। नहीं तो हमको राष्ट्रीय स्तर पर भी देख लीजिए, वहां भी यही आपको स्थिति मिल जाएगी। बिहार को छोड़ करके तो देश नहीं आगे बढ़ सकता है। ठीक है, ठीक है।